हेलो एवरीवन। आशा कि आपको पता है रेजोनेंस का पीएसपीटी डिवीजन सीवीटी जनरल टेस्ट के लिए आपको वेरियस वीडियोस के थ्रू एक साल का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज थे एक साल के, वो कवर करे थे। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है, क्योंकि जनरली टेक्नोलॉजी के जो सवाल, स्पेशली साइंस के सवाल, तो बायोलॉजी से देखने को मिल सकते हैं, केमिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से ही ओरिएंटेड होते हैं। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के सवाल आया या नैनो टेक्नोलॉजी का सवाल आया, तो जनरली वही सवाल देखने रेंज में देखने को मिलते हैं जो करंट अफेयर या न्यूज़ वगैरह में रहते हैं। शुरुआत करेंगे नेशनल स्पेस डे से। अगस्त के 23 को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करा जाता है। पहली बात तो ये समझिए स्पेस होता क्या है। यदि ये आपका अर्थ है, ये आपका हो गया अर्थ, इस अर्थ से 100 किलोमीटर की हाइट पर, इस सर्टेन 100 किलोमीटर की हाइट के बाद स्पेस स्टार्ट होता है, और ये पूरा जो है आउटर एरिया होता है वो स्पेस कहलाता है। यानी अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट के बाद का जो एरिया होता है वो स्पेस कहलाता है। जैसे ये पूरा जो इलाका है स्पेस कहलाएगा। कई लोगों को डाउट होता है कि स्पेस अर्थ की सरफेस के बाद से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर यह सहमति बनी हुई है कि 100 किलोमीटर की जो रेंज होती है वो उसके बाद 100 किलोमीटर तक जो भी कंट्री है उसका इलाका होता है, वो उसका एरिया होता है, एटमॉस्फेयर, उसके बाद से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अब स्पेस में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम लोग अपना कोई यहाँ पर कोई सैटेलाइट हो गया, कोई हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हमारा कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, तो उन सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पर नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, मौसम वगैरह की जानकारी, ये सब काफ़ी सारे वेरियस ऑपरेशंस हमारे अर्थ के कवर होते हैं स्पेस के थ्रू। और स्पेस के लिए अवेयरनेस फैलाने को लेकर हम लोगों का नेशनल स्पेस डे, ध्यान रखिएगा ये इंटरनेशनल नहीं, नेशनल स्पेस डे है, 23 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। स्पेस क्या होता है? 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 23 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल स्पेस डे। यहाँ पर 2 लोकेशंस की बात करी गई है। 23 अगस्त ही क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है 2 मून लोकेशन वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कवर करा था। तो 2 मून लोकेशन है, कौन सा लोकेशन है? तिरंगा पॉइंट, द इम्पेरेज ऑफ द चंद्रयान 2। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है 2 मून पॉइंट। ये इसी तरीके से अभी आप लोगों ने देखा था चंद्रयान 3 जो मिशन था हमारा, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हुई, तो जिस पॉइंट पर वो लैंडिंग हुई थी उसको बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिव शक्ति पॉइंट क्या है? तो शिव शक्ति पॉइंट जो है वो पॉइंट है जहां पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी स्पेस में, मून पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक पोर्टल है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स को लेकर गवर्नमेंट को चैलेंजेस होते हैं कई सारा, और न केवल गवर्नमेंट को बल्कि फार्मिंग जो इंडस्ट्री है, कृषि इंडस्ट्री है, उसको भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं। डाटा सही आए, पब्लिक डोमेन में डाटा सही आए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग डाटा घूमता रहता है, तो एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करा है, उसका नाम है यूपीएजी। यूपी स्टैंड फॉर यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। और ये हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी डाटा होगा उसको इस पूरे एक यूनिफाइड तरीके से एक सिंगल पोर्टल डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि जो भी चैलेंजेज आते हैं डाटा को लेकर, डाटा मैनिपुलेशन को लेकर, उसे डील कर सके। और ये जो पोर्टल है वो हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च करा है। तो यूपीएसजी, ए रिवोल्यूशनरी यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, फार्मा सेक्टर को लेकर अवेयरनेस को फैलाने को लेकर हर साल 25 दिसंबर को, 25 सितंबर को हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी सेलिब्रेट करा, और इस बार की थीम थी वो थी फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। किस तरीके से फार्मेसी हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो अवेयरनेस को लेकर ही ये स्टार्ट करा है। तो फार्मेसी स्ट्रेंथिंग द हेल्थ सिस्टम इस बार की थीम थी। चलिए आगे। वाल्कन 2020 प्रोजेक्ट क्या है? वाल्कन 2020 जो है वो एक लेजर है।
वाल्कन 2020 एक क्या है, सिंपल सवाल पूछेगा तो आपको आंसर करना है। ये एक लेजर है। लेजर जो है वो यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक डेवलप एक लेजर है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा लगभग 85 मिलियन यूरो खर्च करके 85 मिलियन यूरो खर्च करके इस वोल्कन 2020 लेजर को डेवलप करा गया यूके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा। ये लेजर इतना बेनिफिशियल है कि इतना पावरफुल है कि लगभग एंटिसिपेटेड टू अ मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन अ सन। समझ रहे हैं आप इसकी कैपेसिटी। इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर वेरियस साइंटिफिक फील्ड लाइक क्लीन एनर्जी वगैरह, कैंसर ट्रीटमेंट, इसके कई सारे यूज वगैरह हो सकते हैं वोल्कन 2020। तो वोल्कन 2020 काफी पावरफुल एक लेजर है जिसको यूके द्वारा डेवलप करा गया लगभग 85 मिलियन यूरो खर्च करके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना खर्च करा, किसने डेवलप करा, यूके। ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है, एक तो कैंसर ट्रीटमेंट में, क्लीन एनर्जी, ऐसे कई जगह इसका यूज करा जा सकता है। इसरो का नेक्स्ट मिशन हमारे चंद्रमा मून को लेकर लुपेक्स, जिसको नाम दिया गया है। जापान के साथ कंबाइंड ये मिशन है। इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, तो इसरो और जाक्सा का कंबाइंड मिशन है। ये बात कई बार पूछ लेगा, इसरो की जाक्सा की जगह लिख देगा नासा का कंबाइंड मिशन है, तो नहीं, इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का कंबाइंड मिशन है। 2024-25 में इसको लॉन्च करा जाएगा। वही मून के एक्सप्लोरेशन को लेकर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत जापान के साथ आगे आ रहा है लुपेक्स मिशन में। लुपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो LU स्टैंड L फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो जापान का ये कंबाइंड मिशन है, याद रखिएगा इस चीज को। इंडिया के इसरो के साथ, जो कि 2024-25 में लॉन्च होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है ना। इसी तरीके से जापान के साथ बाद हमने यूएसए के जो नासा है उसके साथ भी हाथ मिलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है निसार मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये मून के लिए मिशन है और ये एक रिमोट सेंसिंग मिशन है। निसार इज ए रिमोट सेंसिंग मिशन। इसके फुल फॉर्म देख लीजिए, इसके फुल फॉर्म में पूछ लेगा। N स्टैंड फॉर नासा, I स्टैंड फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक तरीके की एक्टिव रिमोट सेंसिंग इसमें करी जाएगी। इतनी पावरफुल इसमें रिमोट सेंसिंग की जाएगी कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक्टिव रिमोट सेंसिंग जिसमें सी लेवल, अर्थक्वेक वगैरह, वेटलैंड्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट, एनी टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो इसमें कवर की जाएगी। या यूं बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमोट सेंसिंग, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग एक होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग, जो केवल सूरज की रोशनी में ही काम कर सकती है। किसी का फोटो लेना है तो आप देखते होंगे कि यार उजाला नहीं है, फोटो नहीं आएगा, तो दैट इज पैसिव फोटोग्राफी। लेकिन आप बोले रात के अंधेरे में भी आप मोबाइल लेके खड़े हो जाओ, अंधेरे में भी आप किसी का फोटो खींच लो, तो वो होती है एक्टिव फोटोग्राफी। आपने फ्लैश लाइट का वगैरह का यूज करा तो एक्टिव फोटोग्राफी। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग इसमें की जाएगी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। तो निसार मिशन जो है वो भी 2024 में ही लॉन्च होगा। लुपेक्स के बाद ये भी 2024 में ही लॉन्च होगा। ये नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन है जिसमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की जाएगी। इस हमारे पूरे प्लेनेट के हर पॉइंट को कवर करा जाएगा। लगभग हर 12 दिन में हर पॉइंट को कवर करा जाएगा। एज निसार मॉनिटर्स नियरली एवरी पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट एट लीस्ट वंस एवरी 12th डे। तो हर 12 दिन पर हर पॉइंट को कवर करा जाएगा। हर पॉइंट की रिमोट सेंसिंग की जा सकती है। प्लेनेट के एक छोटे से छोटे पॉइंट की हर 12वें दिन पर रिमोट सेंसिंग की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट मिशन है, न केवल इसरो के हिसाब से बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, क्योंकि इस पर काफी बार सवाल भी पूछा जा चुका है। इसी तरीके से एक ह्यूमन मिशन जो है इसरो का, काफी लोग वेट भी कर रहे हैं गगनयान मिशन को लेकर। सिंपल सवाल पहले ये कीजिए, गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन एक इसरो का ही एक मिशन है, अकेले सिंगल इसरो का ही मिशन है, जिसमें लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कल्पना चावला गए थे स्पेस में, तो वो सब यूएसए, रशिया, इन सब कंट्रीज ने ऑलरेडी
ये काम अचीव कर लिया है। लेकिन भारत की तरफ से, भारत की स्पेस एजेंसी की तरफ से आज तक कोई भी स्पेस में नहीं गया। स्पेस में जाने का मतलब क्या हो गया, यानी अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर आगे तक, इवन लो अर्थ ऑर्बिट में भी कोई नहीं जा पाया। तो इसरो का एक काफी अच्छा मिशन है, या काफी एम्बिशियस मिशन है गगनयान मिशन, जिसमें एक तरीके का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी इसको बोला जाता है। इसको नाम ए भी दिया जाता है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जहां मानव को, किसी व्यक्ति को स्पेस में भेजा जाएगा। तो अब देखो, सीधे किसी व्यक्ति को आप स्पेस में नहीं भेज सकते, उसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ ट्रायल करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग मतलब इसरो कि पहले रोबोट्स के भेज रहा है, रोबोट्स को पहले भेजा जा रहा है ताकि वहां का स्टडी कर सकें। कल को यदि किसी व्यक्ति को भेजा और उसका कोई जान मान का नुकसान हो गया, तो ऐसे में इस मिशन की सफलता इसी बात पर टिकी हुई है कि जिस व्यक्ति को आप स्पेस में भेज रहे हैं उसको सेफली वापस से धरती पे, हमारी अर्थ की सरफेस पे लैंड करा दे। कल को उस कितना सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज को जांचने के लिए हम एज ए ट्रायल के रूप में रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। और 2 रोबोटिक मिशन यहाँ पर पहले एज ए ट्रायल लॉन्च होंगे। जब यदि दोनों रोबोट्स को भेजकर देखा जाएगा कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके बाद व्यक्ति को भेजा जाएगा। तो उसी में एक ट्रायल मिशन है, टेस्ट मिशन है TVD1, ये पहला मिशन है। दूसरा मिशन आएगा TVD2। तो 2 ट्रायल मिशन है। पहला टेस्ट मिशन इसरो द्वारा किया गया ऑलरेडी, अब दूसरा करना बाकी है। तो TVD1 क्या है पूछ ले तो ये गगनयान को लेकर, TVD1 TVD2 जो है वो गगनयान मिशन को लेकर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है इसरो का, उसको लेकर एक तरीके के आप यूं बोल दीजिए प्रैक्टिस मिशन है, ट्रायल बोल दीजिए, ट्रायल है, जिसमें मानव की जगह पहले रोबोट को भेजा जाएगा। इसी तरीके से भारत सरकार की इसरो के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कुछ टारगेट फिक्स करे गए। आपको याद रखने हैं क्या क्या टारगेट फिक्स करा गया। पहली बात तो ये टारगेट फिक्स करा गया कि भारत का 2035 तक अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन की तरह एक स्पेस में भी हमारा एक व्यक्तिगत, हमारा एक घर हो, स्पेस में ही अपना एक घर हो, उसको बोलते हैं स्पेस स्टेशन। तो 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाना, जबकि 2040 तक मून पर लैंडिंग की बात करी गई है, मून पर लैंडिंग की बात करी गई है। अभी गगनयान में तो हम मून पर नहीं जा रहे, गगनयान में तो हम क्या करेंगे, ये अर्थ की सरफेस है, ये स्पेस है, स्पेस से लगभग आसपास घुमा के इसको ले आएंगे। भाई अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर बाद स्पेस चालू होता है, तो थोड़ा बहुत घुमा के एक बार राउंड चक्कर काट के ले आएंगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। लेकिन मून की सरफेस पे किसी व्यक्ति को भेजना है तो भी उसमें टाइम लगेगा, 2040 तक मून पर किसी व्यक्ति की लैंडिंग। इसके अलावा 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट फिक्स करा गया है। तो कई बार पूछ लेता है कि किस साल तक हम लोगों का स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट है, किस साल तक हमारा, तो 2035 है कि 2040 है, 2050 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। कई लोगों ने, आपने देखा होगा फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी मोबाइल्स वगैरह में भी होती है, तो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर जो है वो कैप्चरिंग होती है, आपका जो भी डाटा होगा, आप जो भी फेस का डाटा आप रखेंगे उसको कैप्चर करेगा, एक्सट्रैक्टिंग, देन कंपेयर करेगा, उसके बाद मैचिंग। तो ये 4 स्टेज में होता है। अब फेस मैचिंग सिस्टम जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये तो सिस्टम हो गया कि कंपेयर, कैप्चर करेगा, आपका फोटो कैप्चर करा, उसको एक्सट्रैक्टिंग, उसके बाद कंपेयर करेगा जो आपने फोटो सेट कर रखा है, उसके बाद यदि मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। फेस मैचिंग सिस्टम जो है जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो टेक्नोलॉजी का नाम है एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी। एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है। ये वाली बात आपको याद रखनी होगी कि फेस मैचिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम बेस्ड technology which creates a digital map of the face by identifying and mapping of individual's face features which it then matches against the database to which it has access। तो ये वाली बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो काफ़ी यूज़ वगैरह होते हैं, आपको देखा ही होगा मोबाइल्स वगैरह में, कई जगह अटेंडेंस वगैरह में, कई ऑफिस वगैरह में फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी का। तो जिस टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है आपको याद रखना है एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी। डीएनए मैचिंग सिस्टम, डीएनए मैचिंग सिस्टम को जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। स्पेशली डीएनए मैचिंग का यूज वगैरह होता है वो क्राइम्स वगैरह को डिटेक्ट करने में करा जाता है। मूवीज वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि कोई क्राइम सीन से कोई ब्लड वगैरह मिला या कोई बाल का टुकड़ा मिला या कोई स्किन का टुकड़ा मिला, तो स्किन का, ब्लड का
या आपके कोई दांत वगैरह मिला, टीथ वगैरह, तो उसको लेकर कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट मिला तो उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है और उस डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू यदि आप चाह सकते हैं कि उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, डीएनए सीक्वेंसिंग जांची जाती है और जो भी सस्पिशियस होता है उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग से मैच करी जाती है। यदि वो मैच कर जाती है तो मतलब ये व्यक्ति जो है वो क्राइम सीन पर अवेलेबल था। जो भी सस्पेक्ट है उसके से उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग से जो भी आपको क्राइम सीन से जो भी डीएनए मिला उसके साथ मैच करा जाएगा और उसको यदि वो मैच हो जाता है तो दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग यदि दोनों की मैच हो जाती है मतलब आपका जो भी व्यक्ति है वो क्राइम सीन पर अवेलेबल था। तो ये होती है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मैचिंग सिस्टम को। तो डीएनए मैचिंग सिस्टम जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं आर टेक्निक यूज टू कंपेयर एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर यूनिक जेनेटिक कैरेक्टर। देखो हर व्यक्ति का अपना डीएनए स्पेसिफिक डीएनए होता है, उसके अलग अलग कोई भी दो व्यक्तियों का डीएनए अलग अलग नहीं हो सकता। और ये डीएनए सीक्वेंसिंग आप ब्लड से कर लीजिए, बाल के टुकड़े से कर लीजिए, बॉडी का जो हमारा जो फ्लूइड्स वगैरह फ्लूइड होता है उससे कर लीजिए, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आप यूज कर सकते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डी सेल्वी केस है, डी सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एज ए एविडेंस भी माना जाता है कोर्ट वगैरह में। वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज हुई 15 से 17 अक्टूबर तक। ये समिट कहाँ पर हुई? ये समिट हुई आपके जर्मनी के बर्लिन में ये समिट ऑर्गेनाइज हुई, वर्ल्ड हेल्थ समिट अक्टूबर में, जिस बार की थीम थी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ये वाली बात याद रखनी है, कब हुई, कहाँ पर हुई, थीम क्या थी, वर्ल्ड हेल्थ समिट। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा या नहीं करा? जी हाँ, पार्टिसिपेट करा है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2023, इस बार का 10 अक्टूबर को हम लोग हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस को लेकर हर साल 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, इनिशिएटिव है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ का, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। 1992 से हर साल हम लोग 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाते हैं। शुरुआत इसकी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा करी गई थी, इस बार भी हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करा है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 30 अक्टूबर को और इस बार भी बर्थ एनिवर्सरी होगी। होमी जहांगीर भाभा का काफ़ी रोल रहा है। भाभा स्केटरिंग आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इनके कुछ लाइट स्केटरिंग वगैरह आपने इनका रोल वगैरह पढ़ा ही होगा, 10th क्लास में भी इसको कवर करा जाता है। तो भाभा स्केटरिंग को ले लीजिए आप। इसके अलावा थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अलावा कॉस्मिक रेस को भी इन्होंने काफ़ी उस फील्ड में भी काम करा, जिसे हम लोग जो है वो बाबा हेटलर थ्योरी बोलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट भी इस्टेब्लिश करी, जिसने काफ़ी अच्छा काम करा। मुंबई के जो कि मुंबई का जो आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, TIFR जो है, उसके साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक रे सर्च यूनिट भी स्टेब्लिश करी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कॉस्मिक रे सर्च यूनिट किसने स्टेब्लिश करी? तो होमी जहांगीर भाभा ने इसको स्टेब्लिश करा था। चलिए आगे चलते हैं। डीप ओशन मिशन, देखिए ओशियंस में जो डीप ओशन होता है, ओशियंस में जो सर्फ अंदर की तरफ काफ़ी सारे मिनरल्स या रिसोर्सेज होते हैं, क्रूड ऑयल से लेकर काफ़ी अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। अब उन रिसोर्सेज को हम भारत जैसे कंट्री जिसके दो तरफ, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारी जो इस टेक्नोलॉजी को इस लेवल पर डेवलप करें कि जो रिसोर्सेज हमारे अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में जो डीप ओशन में है, हम उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो इसके लिए इंडियाज डीप ओशन मिशन मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन, डेवलप 6000 मीटर इनटू ओशन डेप्थ। मतलब जो 6 किलोमीटर तक जो ओशन डेप्थ है, फॉर एग्जांपल ये ओशन है, ओशन के जो 6 किलोमीटर की या 6000 मीटर जो नीचे जो हमारे जो मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करा जाए, उसको किस तरीके से डिटेक्ट करा जाए, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकें, इसको लेकर एक मिशन है डीप ओशन मिशन। काफ़ी सालों से मिशन चल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है, जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। इस मंत्रालय के हमेशा जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जनरली, जैसे जरूरी नहीं है लेकिन जनरल ट्रेंड है। तो पृथ्वी मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ है, उसका ये मिशन है जिसमें लगभग 6000 मीटर तक की जो डेप्थ है उसको कवर करा जाएगा। जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको मल्टी लेवल जो
जैसे आप लोग यहाँ पर लिख भी रहा है, मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन की साइट्स वगैरह आइडेंटिफाई करी गई इंडियन ओशन में, मिड ओशियनिक रीज में। तो किस कब हम इन सब चीज़ों को, इन सब हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, तो जो मिस्ट्री है और डीप ओशन की, वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं कौन से नहीं है, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, इसके लिए डीप ओशन मिशन कौन से मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ का मिशन है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू इनकोर। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनकोर है क्या, तो ENCORE इज अ सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर, इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर, इलेक्शन आने वाले हैं तो उसके मैनेजमेंट पर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है इनकोर। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकोर। इनकोर की फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। तो इनकोर की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है। नासा का एक मिशन है, ठीक है, नासास इन्फ्यूज मिशन, नासा का इन्फ्यूज मिशन है, ये वाली बात याद रखनी है। इन्फ्यूज मिशन का जो क्यों है ये इन्फ्यूज मिशन, स्टडिंग द जो आपका जो सुपरनोवा वगैरह है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है। तो क्योंकि दूसरे स्पेस एजेंसी का है, हमारी खुद की स्पेस एजेंसी का होता तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा इसमें लगभग जो 20,000 साल पुराना जो सुपरनोवा है, जो सुपरनोवा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है। मिशन का नाम है इन्फ्यूज मिशन। तो इन्फ्यूज मिशन नासा का मिशन है टू डिस्कवर अबाउट द 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा। ठीक है। वोल्बाचिया, इसी तरीके से एक और है वोल्बाचिया, द बैक्टीरियल सिम्बियोंट विद इरिगेटिंग द बायोलॉजिकल रोल्स, ये आप लोग दिख रहा होगा। इसी तरीके से ये है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है ये एक तरीके का दैट इन्फेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एंट्रोपोड्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। जो ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी एंट्रोपोड्स होते हैं इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, उनको इफेक्ट करने वाला एक तरीके का इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। तो सिंपल कई बार सवाल पूछ लेता है कि रिसेंटली दिस वर्ड वोल्बाचिया इज इन न्यूज, इट इज व्हाट इज दिस, इट इज अ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि किसको इफेक्ट करता है, जितने भी कई तरीके के जो एंट्रापोड्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, इन सबको ये इफेक्ट करता है। तो ये वाली बात आपको याद रखिएगा। साइंटिस्ट आर इन्वेस्टिंग द यूज ऑफ वोल्काबेचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। तो इसको यहाँ पर किस तरीके से यह डेंगू और मलेरिया बीमारी से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर अभी साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको सिंपल याद रखना है, सिंपल पूछेगा आपसे, वोल्बाचिया रिसेंटली द वर्ड वोल्बाचिया इज इन न्यूज, इट इज ए इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। इसी तरीके से रेडियोग्राफी डे डिस्कवर, रेडियोग्राफी डे जो है ऑब्जर्व या मनाया जाता है हर साल 8 दिसंबर को, 8 नवंबर को हर साल जो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेडिएशन बाय जर्मन फिजिस्ट जो थे, उन्होंने 1895 में इसी दिन एक्स रेस का को डिस्कवर करा गया था। एक जर्मन के जो फिजिक्स के जो एक अच्छे जानकार थे उनके द्वारा, उन्हीं की याद में हर साल 8 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। मीका बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट CEO। अब पूछ लेता है कई बार, रिसेंटली मीका इज इन न्यूज। ये मीका वो सिंगर नहीं है, पंजाबी गाने गाता है, नहीं, ये क्या है, एक फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट CEO। इनको CEO जिनको नाम क्या दिया गया है, मीका। तो आजकल बोला जाता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या रोबोटिक्स ने मानव की जगह ले ली, तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है ये मीका। तो याद रखिएगा, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम्स का यूज करा गया है इसमें। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर करा गया है। आगे चलते हैं। 2 बीमारियां हैं, उनके लिए वैक्सीन बच्चों के लिए इंडिया ने लॉन्च करी है। पहला है रूबेला और
मेसल्स। तो इनके लिए बच्चों के लिए वैक्सीन कहाँ पर लॉन्च करी है? इंडिया द्वारा। इंडिया में ये लॉन्च हुई है ऑन द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। HBI जो एक इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उसकी 25वीं एनिवर्सरी पर ये HBI जो है ना वो IIL का ही एक पार्ट है, अ डिवीजन ऑफ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। जो IIL जो एक कंपनी है, एक तरीके का PSU बोल सकते हैं, उसी का एक डिवीजन है। उसकी 25th ऑफ एनिवर्सरी को, जो कि तमिलनाडु के OT में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर ही रुबेला और मेसल्स 2 के लिए जो वैक्सीन लॉन्च करी गई है। चलिए आगे चलते हैं। कवच सिस्टम देखिए, ट्रेन्स वगैरह में कोलेजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ट्रेन्स वगैरह में टक्कर को रोकने के लिए एक सिस्टम रेलवे द्वारा लाया गया है। ट्रेन्स में एंटी कोलेजन डिवाइस के रूप में हर ट्रेन में कवच लगाया जाएगा। तो कवच क्या है? कवच एक तरीके का एंटी कोलेजन डिवाइस है। और इस भाई एंटी कोलेजन डिवाइस है तो इसमें कोई ना कोई सी टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे होंगे। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो है 4G 5G LTE बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी के बेस्ड एक तरीके का एंटी कोलेजन डिवाइस है, ताकि ट्रेन वगैरह में इसको लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 ट्रेन हैं, अब इसमें भी कवच सिस्टम है, इसमें भी कवच सिस्टम है, तो इनको पहले ही पता लग जाएगा ताकि टक्कर वगैरह को रोका जा सके। तो कवच इज अ एंटी कोलेजन डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन 4G 5G LTE बेस्ड टेक्नोलॉजी। एक भारत में ब्लड का अरेंजमेंट थोड़ा दिक्कत करता है। देखो खून की जरूरत किसी भी पड़ सकती है, मेडिकल जरूरत है एक तरीके की। अब ऐसे में लगभग ये देखा गया कि 6 घंटा लग जाता है लोगों को एवरेज ब्लड का इंतजाम करने में। इसी को लेकर भारत ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, दैट इज BLOD प्लस, ब्लड प्लस। इसके थ्रू आप अपनी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और यदि इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो 6 घंटे लग जाते थे ब्लड की, उसको घटाकर ये कितना कर देगा? केवल 2 घंटा 7 मिनट एवरेज टाइम बताया जा रहा है, जिसमें आपका ब्लड का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो दिस इज ए प्लेटफॉर्म, इंडियाज फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, ब्लड के मैनेजमेंट को लेकर एक तरीके का है। इसमें एक तरीके का अलार्मिंग इशू ऑफ ब्लड वेस्टेज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह। तो एक तरीके का ब्लड इंडस्ट्री को मैनेज करने का, ब्लड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ताकि जो ब्लड को एवरेज जो कलेक्शन में या अरेंजमेंट में जो टाइम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं, उससे बचा जा सके। तो BLOD प्लस प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से 10,000वीं जन औषधि केंद्र लॉन्च करा है एम्स देवघर में। तो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र लॉन्च हुआ है। तो भारत में 10,000 जन औषधि केंद्र लॉन्च हो गए। फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 10,000वां कहाँ पर हो रहा है? 10,000वां हो रहा है आपका देवघर में। तो एम्स देवघर में 10,000वां 10,000 जन औषधि केंद्र लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, टारगेट सेट करा है कि हम 25,000 तक जन औषधि केंद्र सेट करेंगे। पहले ये टारगेट 10,000 था, तो अब इसको बढ़ाकर फ्रॉम 10,000 टू 25,000 इसको कर दिया गया। ये इस जन औषधि केंद्र के उद्घाटन में खुद प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करा। और याद रखिएगा 10,000वां है, कहां पर है? एम्स देवघर में। चलिए जेमिनी, आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, जेमिनी, गूगल ब्रेन, डीप माइंड, आप कई लोगों ने ये नाम सुने होंगे। ये सब है क्या? ये सब जो है वो गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक तरीके के सिस्टम है। तो गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है या सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है किसके? गूगल के। जिसमें से गूगल ब्रेन, डीप माइंड से तो पुराने हैं। अभी रिसेंटली में ही जेमिनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल गूगल द्वारा लॉन्च करा गया, जो कि इन सब मॉडल्स में सबसे बड़ा मॉडल है। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा कि जेमिनी, not only Gemini, Google Brain, DeepMind are the AI model of the Google, which is deals with the artificial intelligence। तो artificial intelligence के बेस्ड मॉडल है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? जेमिनी। बिगेस्ट AI मॉडल जेमिनी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हर व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटीज मिले, हेल्थ का कवरेज मिले, उसी को बोला जाता है, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और इसी को लेकर हर साल इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है 12 दिसंबर को, और इस बार भी मनाया गया। तो 12 दिसंबर को हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर होल, टाइम फॉर एक्शन।
तो इस बार की थीम याद रखिएगा। और किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब होता है हर व्यक्ति को, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो कैपेबल नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च करने में, उसको भी ये सुविधा मिले। 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ डे कवरेज डे मनाने का फैसला लिया गया। उसके बाद हर साल हम 12 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। गूगल अनाउंस इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एक्सपीरियंस फॉर मैप। किस कंपनी ने भारत का पहला एआई बेस्ड या एआई पावर्ड मैप्स लॉन्च करा है? तो उसको बोला है, कंपनी का नाम है गूगल। तो गूगल मैप्स जो आप लोग यूज करते होंगे, एक नेविगेशन टूल है, इज सेट टू बी अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड। उसको ही मतलब गूगल मैप का ही अपग्रेड वर्जन है, जिसमें किस तरीके से गूगल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो भारत में पहली बार है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करा जा रहा है नेविगेशन मैपिंग में। तो जो नेविगेशन वगैरह में आप लोग जाते होंगे, गूगल मैप का यूज करते होंगे, तो आप लोग को फैसिलिटीज मिलेगी, उसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो नेविगेशन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है। कंपनी कौन है? गूगल है। GSLV F12 जो कि स्पेस एक्स जो था उसका एक लॉन्चिंग व्हीकल था, सक्सेसफुली प्लेसेस नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। तो चलिए GSLV F12 ये वाला जो नेविगेशन ये क्या है? GSLV F12 जो है वो एक रॉकेट लॉन्चर है। अब ये रॉकेट लॉन्चर का काम क्या होता है? देखो, कोई भी सैटेलाइट होती है तो उसको स्पेस में पहुंचाना। PSLV और GSLV दो रॉकेट लॉन्चर हम लोगों के पास है। ये हो गया आपका PSLV और ये हो गया आपका GSLV। दिखने में एक जैसे है, लेकिन PSLV में जहां पर 4 स्टेज होती है, पहला होती है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड सॉलिड, अगेन लिक्विड। तो ये 4th स्टेज प्रोग्राम होता है, वो होता है PSLV। PSLV के कंपैरिजन में GSLV की जो कैपेसिटी होती है, पेलोड कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज जो है क्रायोजेनिक इंजन में होता है, जिसकी वजह से जहां पर ये केवल 2000 kg तक के पेलोड को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, जबकि ये 4000 kg तक के पेलोड को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। और इसी का यूज करते हुए इसी का जो नंबर सीक्वेंसिंग दी गई है, तो ये है GSLV F12। तो व्हाट इज GSLV? 3 stage launching vehicle where cryogenic engine is used in the third stage. But in the case of PSLV, only solid and liquid fuel is used. First and third stage with solid fuel and second and fourth stage with liquid fuel. और इसमें जिस सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है उसका नाम है, अब इस सैटेलाइट में इस GSLV F12 में बिठाकर NVS-01 को लॉन्च करा गया है। NVS मतलब नेविगेशन सैटेलाइट 01 को लॉन्च यहां पर करा गया है। तो NVS याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। NVS जो है नेविगेशन सैटेलाइट जो है भारत के नाविक सिस्टम जो है उसी का पार्ट है। जैसे USA का GPS है, उसी तरीके से इंडिया का इसरो का नाविक सिस्टम है। हालांकि इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग भी अवॉइड ही करते हैं इसका यूज करने में। हम लोग भी GPS मिल रहा है अच्छी एफिशिएंसी से, बिना कोई कॉस्ट पे करे, तो फिर हम लोग भी GPS ही यूज करते हैं। तो NVS-01 इज ए नेविगेशनल सैटेलाइट विच इज लॉन्च्ड बाय GSLV F12। ठीक है। एक्सपोसैट भी इसरो का ही एक मिशन है। भारत का या इसरो का पहला पोलरिमेट्री मिशन है। एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट X-ray polarimeter satellite एक्सपोसैट that is scheduled to be launched last this year। ठीक है। तो इसरो द्वारा ये इसरो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर का जो किसका मिशन है, एक तो इसरो, दूसरा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में है। तो बेंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो द्वारा ये कंबाइंड मिशन है।
याद रखिएगा, एक्सपो सैटेलाइट मिशन, एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट मिशन। वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 लॉन्च्ड। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वर्ल्ड का, जिसको लॉन्च करा है एक प्राइवेट एजेंसी, यूएसए की एक प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा, जिसका नाम क्या है, जुपिटर 3। तो व्हाट इज जुपिटर 3? जुपिटर 3 इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड लिक्विड स्पेस टेलीस्कोप टू रिव्यू द सोलर सिस्टम बॉडीज। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च ने जो एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करा है वोल्कन 2020 के बाद, जो है जो आपका ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप याद रखेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है। सिंपल नाम दे देगा कि ये टेलीस्कोप किसका है, तो यहां से समझ लीजिएगा आप, EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये टेलीस्कोप है। तो याद रखिएगा, इंडिया का नहीं है, केवल नाम याद रखिएगा, ये स्पेस टेलीस्कोप किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2023। कोविड-19 के बाद से ही 2020 से ही हर साल जो है हम लोग दिसंबर में इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 27 दिसंबर को हर साल ये सेलिब्रेट करा जाता है, 2023 में भी सेलिब्रेट करा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2020 में, दिसंबर 2020 में कोविड-19 के ब्रेकडाउन के बाद एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के अवेयरनेस को लेकर ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 27 दिसंबर। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बाय TCS टू सिंप्लीफाई मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट। देखो कई सारे मेडिकल डिवाइस होते हैं, वो अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिलते हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि उनको जितने भी मेडिकल डिवाइस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, इसको लेकर एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करा गया है। भारत का पहला इस तरीके का पहला सिंगल विंडो सिस्टम है मेडिकल डिवाइस के इंपोर्ट्स को लेकर। हर मेडिकल डिवाइस, जैसे सोनोग्राफी की मशीन है, ECG की मशीन है, कई मशीनें ऐसी हैं, कैंसर जांचने की मशीन है। अब हर मशीन हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब हर इंपोर्ट का तरीका अलग अलग होता है, उसमें कहीं में कस्टम ड्यूटी ज़्यादा, कहीं में कम, कहीं पर अलग अलग तरीके। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो सिस्टम, जहाँ पर सारे मेडिकल डिवाइस एक साथ मिल जाएंगे, मेडिकल इंडस्ट्री को फायदा होगा, इसको तैयार करा है TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसी तरीके से इसरो का सैटेलाइट जो है वो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है GSAT-20 या फिर GSAT-20। GSAT-20 या GSAT-N2 एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मैंने अभी आपको कहा था कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि GSLV जो है वो 4000 kg तक के पेलोड को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 kg तक के पेलोड को। मगर क्या अब हुआ क्या, हमारा जो GSAT-20 हमने जो सैटेलाइट लॉन्च करा, इसका वेट निकला 4700 kg। अब हमारे पास जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था GSLV सबसे बड़ा, उसकी GSLV मार्क 3, इसकी कैपेसिटी है 4000 kg तक की। अब हम 4700 kg तक का तो लोड भेज नहीं सकते ना, तो हमने, चूंकि हमारा GSLV की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने किसी दूसरे कंट्री का रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करा, उसका नाम था फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो है वो स्पेसएक्स का एक रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी कैपेसिटी 5000 kg तक से ज्यादा का है। तो GSAT-20 जो कि भारी था, लगभग 4700 kg का था, तो इसको लॉन्च करने के लिए, इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए GSAT-20, GSAT-N2 को लॉन्चिंग व्हीकल को लिए हमने फाल्कन 9 रोबोट का लॉन्च करा, जो कि एक तरीके का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20। PM मोदी लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जिसकी लगभग 4800 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। एक स्कीम लॉन्च करी है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, याद रखिएगा इस स्कीम के बारे में, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम इज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसकी कॉस्ट लगभग 4800 करोड़ रुपए है। ये किस मिनिस्ट्री की है, ये है अर्थ मिनिस्ट्री की, वही अर्थ मिनिस्ट्री जिसका अभी डिस्कशन हम लोगों ने करा था डीप ओशन मिशन में। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथनिंग द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियंस, जियोस्फीयर
क्रायोस्फीयर एंड सॉलिड अर्थ टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड एसेंशियल चेंज। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्कीम को लॉन्च करा है। 4797 करोड़, लगभग 4800 करोड़ की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ये स्कीम है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई ओडीसी, एआई ओडीसी ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें लगभग 1 लाख इंडियन लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। टू अप स्किल लगभग 1000 इंडियन डेवलपर्स बूस्टिंग एआई टैलेंट इन इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है लगभग 1000 इंडियंस का, जो कि 2 लेवल में कराया जाएगा। तो 2 अलग अलग लेवल पर, ये पहले फर्स्ट लेवल फिर सेकंड लेवल, तो 2 लेवल प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नेम इज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडीसी टू अप स्किल लगभग 1 लाख इंडियंस का स्किल डेवलपमेंट एआई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। यूएसए लॉन्चेज पेरिग्रीन 1 लैंडर टू मून इन हिस्टोरिक लूनर मिशन। अपने जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च करा, लुपेक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जापान के साथ, उसी तरीके से यूएसए का एक मिशन है मून को लेकर, उसका नाम है पेरेग्रीन 1। तो याद रखिएगा, पेरेग्रीन 1 मिशन इज अ मून मिशन ऑफ यूएसए। पेरेग्रीन 1 लैंडर टू मून इन हिस्टोरिक लूनर मिशन। तो अपने लूनर मिशन में एक सब मिशन बोल सकते हैं। पेरेग्रीन 1 लैंडर मिशन ऑफ यूएसए, किसका है? यूएसए का। यूएसए मतलब नासा का मिशन है। मूल्य प्रवाह 2.0 मतलब इसके पहले भी कुछ आया है कि हाँ, 2016 में यूजीसी ने हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें वैल्यूज मतलब हमारे से जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे जो मूल्य वगैरह होते हैं, या यूँ बोल दीजिए एक तरीके से हमारे जो संस्कार होते हैं, उसको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हो, कुछ ना कुछ हमारी वैल्यूज को लेकर गाइडलाइंस हो, उसको लेकर 2019 में यूजीसी की पहली बार गाइडलाइंस आई थी, उसको नाम दिया गया था मूल्य प्रवाह। इसी को लेकर यही अपग्रेड करी है यूजीसी ने, तो उसको यूजीसी ने नई गाइडलाइंस आई है या अपग्रेडेड वर्जन आया है, उसको नाम दिया गया है मूल्य प्रवाह 2.0, यानी सेकंड नंबर की गाइडलाइंस है एथिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूजीसी की। तो एथिकल बच्चों में, स्टूडेंट्स वगैरह में एथिकल एजुकेशन को प्रमोट हो, ताकि इस तरीके की जो हरकतें होती है, फेवरेटिज्म हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अलग अलग तरीके की जहां पर जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेज होती है स्टूडेंट्स के बीच में, उसको रोका जा सके। तो एक तरीके का एथिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस है, उसको नाम दिया गया है मूल्य प्रवाह 2.0। पहला जो मूल्य प्रवाह जो गाइडलाइंस थी वो 2019 में आई थी। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के जो सिटी है कैंडी, वहां पर अपना नया कैंपस खोलेगा। इस बार के बजट में भी, इस बार की जो श्रीलंका का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई थी। बजट 2024 बाय श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हु आल्सो सर्व एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने इसकी घोषणा करी है कि इस बार जो आईआईटी मद्रास का, तो याद रखिएगा किस आईआईटी का किस कंट्री में कैसे भी पूछ सकता है, तो आईआईटी मद्रास का श्रीलंका के कैंडी में नया कैंपस खोला जाएगा। फॉक्सकॉन एंड एचसीएल ग्रुप ऑर्गू पार्टनरशिप फॉर चिप पैकेजिंग यूनिट इन इंडिया। जो फॉक्सकॉन जो है ये आपकी ताइवान की कंपनी है, ये एक ताइवान की काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है फॉक्सकॉन। इसके साथ मिलकर फॉक्सकॉन जो है वो भारत की एक कंपनी है एचसीएल। फॉक्सकॉन का लगभग 40% पैसा और एचसीएल का 60% पैसा इसमें लगेगा। लगभग 37.2 लगभग 38 या 37 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस जिसमें भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी अब स्टार्ट होगी। जो हमारी जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी थी चिप जो सेमीकंडक्टर चिप्स के मैटर में, वो कम होगी यदि भारत में ही चिप पैकेजिंग यूनिट खोली जाएगी, चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग यूनिट फैसिलिटी खोली जाएगी। भारत के किस शहर में खोला जाएगा ये अभी फिक्स नहीं है, मगर ये इनका कोलैबोरेशन हुआ है, तो जल्द ही भारत में भी डोमेस्टिक लेवल पर चिप की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, जिसमें एचसीएल और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, दोनों एक साथ आए हैं। टीसीएस रैंक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन ग्लोबल लिस्ट। लगभग जो 500 कंपनीज है 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग दी गई ब्रांड फाइनेंस द्वारा। तो ब्रांड फाइनेंस की जो 500 टॉप आईटी कंपनीज है उसमें सेकंड नंबर पर किसको रखा गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस को रखा गया है। तो भारत के आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। लास्ट है आईआईटी मद्रास का कोलैबोरेशन हुआ है ई मोबिलिटी सिमुलेशन। ई मोबिलिटी एक लैब है, तो एक लैब है ये याद रखिएगा आप, व्हाट इज
किस किस का है ये? IIT मद्रास का है अल्टीयर के साथ मिलकर। अल्टीयर जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्लोबल लीडिंग कंपनी है। ये बात याद रखेगा। व्हाट इज अल्टेयर? अल्टेयर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ठीक है। ए ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडर स्पेशलाइजेशन इन स्टिमुलेशन हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग HPC एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों का कोलेब्रेशन हुआ है ई मोबिलिटी लैब को लेकर। तो इन दोनों का मिलकर एक ई मोबिलिटी लैब स्टार्ट करेंगे। बाकी बातें जो होगी अगला हम इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ेंगे। 26 मार्च को उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी साथ डिटेल डिस्कशन के साथ। अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करिए, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करिए, टेस्ट पेपर दीजिए। हम लोगों की आप लोगों को यहाँ समझने में दिक्कत होती हो तो मंथली मैगजीन भी आती है, आप मैगजीन परचेज कर सकते हैं। 20-30 रुपए में मैगजीन मिल जाती है हम लोगों की। अपनी तैयारी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यही टाइम है आपके पास 2 महीना, क्योंकि 2 महीना अच्छे से लगेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा लाइफ सेट होगी। तो सारी चीज़ें लिंक्ड है। ज़रूरत है आपको अपने एनर्जी को, पोटेंशियल को अपना कहीं मल्टीप्लाई करने की। तो बेस्ट ऑफ लक।